एक लड़की जो अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफ़र पे निकल पड़ती है जिसकी वजह से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। दरअसल मात्र 25 साल की उम्र में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद खुद उस लड़की के माता पिता को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद और इसी गाज़ियाबाद का एक थाना पड़ता है नंदग्राम। नंदग्राम थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है इंदिरापुरम और इसी इंदिरापुरम इलाके का रहने वाला नथु सिंह, पत्नी का नाम बिमलेश देवी। नथु सिंह के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और एक छोटा बेटा। बड़ी बेटी का नाम सुमन जिसकी उम्र है लगभग 19 साल। वैसे तो नथु सिंह मुरादनगर का रहने वाला है, लेकिन पिछले कई सालों से इंदिरापुरम में ही एक किराए का कमरा लेकर अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। नथु सिंह अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए ठेले पे चाट बेचता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों और परिवार के साथ गुजारा करता है। लेकिन इधर सुमन जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, उसकी बढ़ती उम्र को देखकर नथु सिंह को चिंता सताने लगता है। नथु सिंह एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि इससे पहले कि उसकी बेटी किसी गलत रास्ते पे चल पड़े, क्यों ना सुमन की कहीं जल्द से जल्द शादी करा देते हैं। नथु सिंह जैसी इस तरह की बातें अपनी पत्नी से कहता है, उसकी पत्नी भी नथु सिंह की बात मान जाती है। उसके बाद से नथु सिंह सुमन की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है और आखिरकार नथु सिंह की यह तलाश भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है और फिर नथु सिंह को फरीदाबाद के लक्कड़पुर का रहने वाला परवीन कुमार मिल जाता है। परवीन कुमार जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो दिल्ली जल बोर्ड में सरकारी नौकरी करता है। वैसे तो परवीन कुमार देखने में कुछ खास हैंडसम नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी होने की वजह से नथु सिंह को लगता है कि शायद उसकी बच्ची का एक बेहतर भविष्य होने वाला है। इसीलिए नथु सिंह परवीन को पसंद कर लेता है और साल 2008 के फरवरी महीने में रीति रिवाज के तहत अपनी बेटी की शादी परवीन से कर देता है। सुमन जब शादी कर अपने ससुराल जाती है, कुछ दिन तो सही से समय गुजरता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, सुमन को अपने पति को समझने में देर नहीं लगता है। दरअसल सुमन देखने में जितनी ही खूबसूरत थी, उतनी ही चंचल और उतनी ही लोगों से हंसी मजाक करने वाली थी। लेकिन परवीन जो बेहद ही सीधा साधा इंसान ही नहीं था, बल्कि लोगों से बहुत ही कम बातचीत करता था, किसी से हंसी मजाक भी नहीं करता था। किसी और से तो दूर की बात है, परवीन अपने पत्नी से भी हंसी मजाक नहीं करता था, जो सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। सुमन चाहती थी कि जैसे वो चंचल है, जैसे वो लोगों से हंसी मजाक करती है, उसका पति भी बिल्कुल वैसे ही रहे। इसीलिए सुमन अपने पति के साथ समय तो गुजारने लगती है। सुमन को लगता है कि जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरेगा, शायद उसके पति के अंदर कुछ बदलाव आ जाएगी। देखते ही देखते लगभग 6 साल का समय गुजर जाता है। इन 6 सालों में सुमन के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन परवीन के अंदर कोई बदलाव नहीं आती है। जब 6 साल का समय गुजर जाता है, परवीन के अंदर कोई बदलाव नहीं आती है। सुमन को लगता है कि शायद उसके पति के साथ उसका गुजारा नहीं हो पाएगा, उसके पति के साथ सुमन का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सुमन एक फैसला लेती है और एक दिन अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली आती है और अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ देती है। सुमन जब अपने बच्चों को लेकर के मायके चली आती है, उसके बाद से परवीन सुमन को काफ़ी मनाने की कोशिश करता है, वापस अपने साथ ले जाने की कई बार कहता भी है, लेकिन सुमन हर बार परवीन को एक ही जवाब देती है कि दरअसल मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। आखिरकार हार थक कर परवीन भी सुमन को छोड़ देता है। लेकिन सुमन जब अपने बच्चों को लेकर के अपने माता पिता के साथ आकर रहने लगती है, नथु सिंह इतना पैसा नहीं कमा पाता है कि सबका खर्च उठा सके, जिसकी वजह से सुमन के बच्चों के पालन पोषण करने में भी काफ़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए सुमन फिर से एक फैसला लेती है और अपने ही इलाके के एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी ले लेती है। सुमन जैसे ही प्राइवेट फैक्ट्री में एक नौकरी ले लेती है, उसके बाद से अपने ही इलाके में एक किराए का कमरा ले लेती है। जिसमें किराए का कमरा लेती है, उस मकान मालकिन का नाम है अंजू शर्मा। किराए का कमरा लेकर के वहीं से सुमन नौकरी तो करने लगती है, लेकिन अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखती है। नौकरी करने लगती है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है,
3 जून 2014 को रात्रि के 9 बजे के आसपास मकान मालकिन अंजू शर्मा फर्स्ट फ्लोर पर जब किसी काम के लिए जाती है तो देखती है कि सुमन के कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा है। अंजू जब दरवाजे के नज़दीक पहुंचती है तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल कमरे के अंदर सुमन का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। सुमन के गले में उसी का चुन्नी लपेटा गया हुआ था, जिसे देख करके साफ लग रहा था कि उसी चुन्नी से सुमन की हत्या कर दी गई है। अंजू जैसे इस तरह की नज़ारा देखती है, डर के मारे चीखने चिल्लाने लगती है। अंजू की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। साथ ही साथ इस बात की जानकारी सुमन के माता पिता को भी दी जाती है। लेकिन जैसे ही सुमन के माता पिता और उसके बच्चों को जब मालूम चलता है कि सुमन की हत्या कर दी गई है, सब के सब रोते बिलखते उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं। साथ ही साथ इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में भी दी जाती है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस सबसे पहले सुमन की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले मकान मालकिन अंजू से पूछताछ करती है कि क्या तुमने किसी को यहाँ पे आते जाते देखा है। अंजू कहती है कि साहब मैंने किसी को भी यहाँ आते जाते नहीं देखा है। पुलिस सुमन के माता पिता से भी पूछताछ करती है कि क्या तुम लोगों को किसी पे शक है कि सुमन की हत्या कौन कर सकता है। इस पे सुमन के पिता कहता है कि साहब मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी ऑलरेडी शादीशुदा है और अपने पति को छोड़कर यहाँ किराए के कमरे पर रहती थी। सुमन के पिता जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस को भी लगता है कि शायद सुमन की हत्या उसके पति ने ही किया है। पुलिस सुमन के पिता के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले सुमन के पति परवीन से मुलाकात करती है और फिर सुमन की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तो परवीन कहता है कि साहब मुझे मालूम ही नहीं कि सुमन की हत्या हो गई है। दरअसल मैंने पिछले कई महीनों से उससे कोई बातचीत ही नहीं किया है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन पुलिस के हाथ में परवीन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले सुमन के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। पुलिस जब सीडीआर निकालती है तो उस सीडीआर में एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर सुमन पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी राजीव त्यागी के नाम पर रजिस्टर्ड है। राजीव त्यागी जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो धुकना गांव का रहने वाला है। पुलिस को लगता है कि शायद सुमन के हत्या के बारे में अब राजीव ही बता सकता है। इसीलिए पुलिस अब राजीव के घर पर जाती है उससे पूछताछ करने के लिए। लेकिन पुलिस जब राजीव के घर पर जाती है तो मालूम चलता है कि राजीव अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि राजीव अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है, पुलिस को अब कहीं ना कहीं राजीव के ऊपर ही गहरा शक चला जाता है। पुलिस राजीव की हर जगहों पर तलाश करती है, लेकिन राजीव का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब राजीव का मोबाइल सर्विलांस पर डाल देती है और फिर 5 जून 2014 को शाम के करीब 7 बजे के आसपास गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे से पुलिस राजीव को अपने कस्टडी में लेकर सीधे थाने पहुंच जाती है और फिर पुलिस राजीव से सुमन की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है। पहले तो राजीव इधर उधर की बात कहता है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, राजीव के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। सुमन को जब प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है, उसके बाद से किराए का कमरा तो ले लेती है, लेकिन उस किराए के कमरे में अकेले ही रहने लगती है और वहीं से अपनी ड्यूटी करने लगती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, सुमन की नौकरी चली जाती है। सुमन की जब नौकरी चली जाती है, उसका हाल इतना बुरा हो जाता है कि वक्त पे सुमन अपना किराया भी नहीं भर पाती है। उसके बाद से सुमन फिर से नौकरी तो करना चाहती है, लेकिन तभी सुमन फिर से सोचती है कि इतने महीने मैंने नौकरी तो कर लिया है, उस नौकरी से मेरा शौक़ भी पूरा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अब सुमन एक नए जीवन की शुरुआत करती है। सुमन नए जीवन की शुरुआत करने के लिए अपने ही इलाके की रहने वाली मुंहबोली मौसी बबीता से मुलाकात करती है और बबीता से कहती है कि मौसी मेरे लिए एक काम कर दो। दरअसल मेरे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ दो जो अच्छा खासा पैसा वाला हो, मेरे पे ढेरों सारे पैसे भी खर्च करे और मेरे तमाम शौक़ भी पूरे करे। बदले में वो जो चाहेगा मैं उसे दूंगी। सुमन जैसे इस तरह की बातें बबीता से कहती है तो बबीता भी सुमन की बात मान जाती है। दरअसल बबीता पहले से ही राजीव त्यागी को जानती थी। राजीव पैसे वाला ही नहीं था, बल्कि कई महिलाओं के पास जाता भी था और उनके ऊपर ढेरों सारे पैसे खर्च करता था।
बबीता जा कर के राजीव से मुलाकात करती है और साथ ही साथ सुमन का फोटो दिखाती है और सुमन की बात राजीव के सामने रखती है। राजीव जब सुमन का फोटो देखता है तो सुमन की खूबसूरती देख तुरंत ही बबीता की बात मान जाता है। फिर बबीता ही राजीव और सुमन की मुलाकात कराती है। राजीव और सुमन पहली बार जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, पहली बार जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पहली नज़र में राजीव और सुमन दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद से जैसे डील हुआ था बिल्कुल वैसे ही राजीव सुमन के ऊपर ढेरों सारे पैसे लुटाने लगता है। बदले में सुमन अपना जिस्म राजीव को सौंप देती है। समय यूं ही गुजरने लगता है। सुमन जो भी डिमांड करती है राजीव उसे पूरा करता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है सुमन को यह एहसास होता है कि उसे राजीव से प्यार हो गया है। हालांकि सुमन पहले से ही जानती थी कि राजीव के साथ क्या डील हुआ है। सुमन अपने दिल की बात राजीव से कहना तो नहीं चाहती है, लेकिन राजीव के बगैर अब वो रह भी नहीं पाती है। इसीलिए एक दिन हिम्मत जुटाकर सुमन अपनी दिल की बात राजीव से कह ही देती है। सुमन राजीव से कहती है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। सुमन जब इस तरह की बातें राजीव से कहता है, राजीव भी सुमन का इस कदर से आदी हो चुका था कि राजीव भी अब सुमन के बगैर नहीं रह सकता था। लेकिन राजीव पहले से ही जानता था कि सुमन शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। उस वक्त राजीव सुमन की बात मान लेता है। लेकिन राजीव जैसे ही सुमन की बात मान लेता है उसके बाद से सुमन राजीव के ऊपर पति जैसा हक जताने लगती है। कुछ दिन का समय जब गुजरता है सुमन अब फिर से राजीव के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। लेकिन सुमन जब राजीव के ऊपर शादी का दबाव जब डालना शुरू करती है तब सुमन को एहसास होता है कि राजीव उससे शादी करना ही नहीं चाहता है। जब सुमन को यकीन हो जाता है कि राजीव उसे शादी नहीं करना चाहता है, सुमन भी अब राजीव के ऊपर बहुत बड़ा डिमांड रख देती है। एक दिन राजीव जब सुमन से मुलाकात करता है तो सुमन राजीव से कहती है कि मेरे लिए मुरादनगर में एक प्लॉट खरीद दो। जब प्लॉट की बात राजीव से कहती है तो राजीव भी सुन करके सोच में पड़ जाता है कि अभी तक तो मैं हज़ारों का खर्चा उठाता था, अब लाखों का खर्चा है। लाखों का खर्चा राजीव नहीं उठा सकता था। हालांकि राजीव सुमन को मना भी नहीं कर पाता है। 3 जून 2014 के रात्रि के वक्त राजीव जब उसके घर पे ही सुमन से मिलने के लिए जाता है, उस वक्त सुमन राजीव के सामने यही पेश करती है, कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो सबसे पहले मेरे लिए वो प्लॉट खरीद दो, और इसी जिद पर उतर जाती है। इसी बात को लेकर के राजीव और सुमन के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। जब झगड़े तकरार शुरू होता है, सुमन को जब यकीन हो जाता है कि राजीव उसके लिए प्लॉट भी नहीं खरीदेगा तो सुमन अब राजीव को धमकी देने लगती है। सुमन राजीव से कहती है कि अगर तुमने मेरे लिए प्लॉट नहीं खरीदा तो मैं तुम्हें बदनाम ही नहीं करूंगी बल्कि पुलिस में फंसा दूंगी। सुमन जब इस तरह की बातें राजीव से कहती है तो पुलिस का नाम सुनकर राजीव भी एकदम से डर जाता है। राजीव को लगता है कि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। इससे पहले कि सुमन उसे फंसा दे, राजीव जल्दबाजी में ही एक फैसला ले लेता है और उसी वक्त ही सुमन का चुन्नी लेकर उसके गले में लपेटकर तब तक जोर से खींचता है जब तक सुमन की सांसें नहीं रुक जाती है। सुमन जैसे इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है उसके बाद से राजीव इस कदर से डर जाता है कि डर के मारे दरवाज़ा बंद किए बगैर ही वहाँ से मौके से फरार हो जाता है। वाकई में राजीव जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, खास करके इसकी असलियत सुमन के माता पिता को जब मालूम चलता है तो उन्हें भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है कि उनकी बच्ची इस हद तक अपने कदम को आगे बढ़ा चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने राजीव को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। सुमन के दोनों बच्चे अपने नाना नानी के पास रह रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।